नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। एलपीजी की कमी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी रहा। सत्ताधारी दल ये स्वीकार करने में हिचकिचाता रहा कि इस तरह की कोई समस्या है। विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। विदेश नीति से लेकर अन्य तमाम योजनाओं पर उन्हें घेरा और ये कहा कि पहले सरकार स्वीकार करे कि आखिर उससे चूक हुई है। सरकार अगर इस तरह की चूक को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती, समस्या को समस्या नहीं मानती, तो निश्चित तौर पर सरकार किस प्रकार से समस्या का समाधान कर पाए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पदयात्रा निकालकर एलपीजी गैस की कमी को लेकर जनता में एक अभियान चलाया और कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि ये आपदा अचानक आई हुई नहीं है, बल्कि देश के सत्ताधीशों ने केवल अपनी सत्ता को बचाने की खातिर, अपनी छवि को चमकाने की खातिर इस तरह की आपदाओं को लेकर आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एलपीजी की कमी और भविष्य में आने वाली ऊर्जा ज़रूरतों की कमी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि जब इजराइल के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं था, तो आखिर भारत के प्रधानमंत्री को वहां जाने की ज़रूरत क्या थी। सदन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और संजय सिंह, अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार की नीतियों पर कड़े प्रहार किए। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बार बार न सिर्फ पीठ की ओर से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और मंत्रियों की ओर से भी टोका गया ताकि वो अपना वक्तव्य न पढ़ पाएँ। संजय सिंह, जो कि कांग्रेस के भले ही रणनीतिक विरोधी हों, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया और पीठ को चेतावनी दी कि इस तरह से नेता विपक्ष को ना बोलने देना एक तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। लोकसभा में भी सरकार को एलपीजी की कमी की ओर घेरा गया। एप्स्टीन फाइल, होमवर्क का वो रूट जिससे भारत की अधिकांश ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति होती है, बंद होने को लेकर विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति पर भी कटघरे में खड़ा। दूसरी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि 11 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार चुनाव आयोग के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया, वो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है
कि एक एक सीट जीतने के लिए किस प्रकार से अपने ही बनाए नियमों को सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग ने ताक पर रख दिया। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की ब्रह्मगिरी से एक विधायक ने गलत वोटिंग कर दी। आरोप है कि बाद में उसे दोबारा बैलेट पेपर देके उस कमी को सुधार कराएगा। ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की 8 विधायकों को वोट न देने या क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें 5-5 करोड़ की राशि दी गई, जिसको लेकर 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में तो मत पड़ने के बाद भाजपा की ओर से 2 कांग्रेसी विधायकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। बदले में कांग्रेस ने भी एक भाजपा के विधायक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण 4 घंटे बाद तक मतगणना का फैसला नहीं हो पाया। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक और एक राष्ट्रीय जनता दल का विधायक, वो भी मुस्लिम विधायक जिस प्रकार गायब रहा, उसने एक तरह से विपक्ष को भी अपनी रणनीति में चूक होने की जानकारी दे दी और बिहार में लगभग 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी रहे। हालांकि ये राज्यसभा का मामला था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों को हटाने के लिए छल बल का प्रयोग किया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने की मशीनरी ही रह गई। हालांकि लोकतंत्र में चुनावी हार जीत एक प्रमुख कारक होता है और ये जनाधार का परिचायक भी होता है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से आम जनता उसे चाहती है। हालांकि ये जनता से जुड़ा मतदान नहीं है, लेकिन राज्यसभा में चूँकि ये उच्च सदन होता है, लोकसभा में बिल फंसने के बाद या पारित होने के बाद जब राज्यसभा में अंतिम मोहर कानून बनाने के लिए लगनी होती है, तो वहाँ भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत बढ़ाने में लगी है, ये बात अब देख ली गई है और इसका भविष्य में क्या नुकसान होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि एलपीजी की कमी को लेकर सरकार भी बैकफुट पर आई और उसने अपना प्रयास करना शुरू कर दिया, तो गैस से भरे टैंकरों का भारत में आने की खबरें हैं। आशा है कि सरकार इस बारे में ध्यान देगी और आम जनता को राहत देकर निश्चित तौर पर उन्हें इस बात को स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आखिर कमियां रही हैं और उनसे रणनीतिक चूक हो। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को स्वीकारेगी या केवल चुनाव जीतने तक सीमित करके, जिस प्रकार से उसने बंगाल में 60 करोड़ वोटों को काटकर अधूरी मतदाता सूची को अभी तक प्रकाशित न कर और वहाँ के
अधिकारियों को बदलकर, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसी राज्य का शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव बदला गया हो। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की गर्त में रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण खबरें ये दिखाती हैं कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किस राह पर चल रही है, ये फैसला आम जनता को करना है कि वो लोकतंत्र के नष्ट करने वालों के साथ है या उसकी परवाह करने वालों के साथ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।